I don't have all the rules written here, so I'll be reading them aloud. और आप लोग जो है वो सुनते जाएंगे. Where's my chat here? Okay. Comprehension सबसे पहले ये होता है कि एक पैराग्राफ आता है, एक पैसेज आता है, और वो आपको देखते हैं कि क्या ये पैसेज समझ आ गया है या नहीं. ठीक है. And to check that, what they do is they'll ask you a few questions after that paragraph. So you read it and you read the paragraph. एक मिनट मैं लिख लूं कि हम कर क्या क्या चुके हैं. कॉम्प्रीहेंशन कर चुके हैं, ऐसे कर चुके हैं. Just give me a minute, please. Punctuation is done. And analogies are done too, right? Okay, we are moving fast. So we'll be doing our direct and indirects next time. अच्छा जी. Comprehension ये कहती है कि आपने एक पैराग्राफ लिया, आपने उसको समझ लिया, और अब आप जो है नीचे जो given questions हैं, you will answer them. ठीक है. Comprehend means to understand things grammatically, syntax maintain होना चाहिए, ordered होना चाहिए, structured होना चाहिए आंसर. ये सारी वही कहानियां हैं जो पीछे हम प्रेसी में कह रहे थे. रूल्स ये हैं कि प्रेसी हमने 3 times पढ़नी थी. ठीक है. 3 times, not once, not twice, बल्कि 3 times. कॉम्प्रीहेंशन में ऐसा कोई रूल नहीं है. कॉम्प्रीहेंशन आपकी कंपैरेटिवली इट्स वेरी वेरी इजी. ठीक है. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. और जो प्रेसी का पैसेज आता है, इट इज यूजुअली वेरी 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 डिफिकल्ट. तो इजी पैसेज को आप ये करते हैं कि यू रीड इट वंस, देन यू गो डाउन टू रीडिंग द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप फिर ऊपर जाते हैं और आप अपना पैसेज दोबारा पढ़ते हैं. और जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो तो अपने क्वेश्चंस के अंदर जो की वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करते जाएं, या की फ्रेज को अंडरलाइन करते जाएं. ठीक है. मैं पूछती हूँ व्हाई डिड द ऑथर बाय अ कार. इसके अंदर मेन बात क्या है? की वर्ड क्या, की फ्रेज क्या है? बाय अ कार, या कार या बाइंग अ कार. ठीक है. दैट इज द की फ्रेज या की वर्ड. उसके बाद मैं पूछती हूँ जी व्हाई वाज द ऑथर एंग्री. व्हाट इज द की वर्ड और द की फ्रेज? इट इज एंग्री, राइट. ऑथर नहीं, एंग्री. ऑथर तो मतलब वो कोई भी बंदा होगा जो बात कर. ठीक है. एंग्री, इसके गुस्सा क्यों था या उसको गुस्सा चढ़ा क्यों था, वो आंसर में वो एक्सपेक्ट कर रहा है. ठीक है. अच्छा, ये हमने अंडरलाइन कर लेना है. देन वी विल रीड द पैसेज अगेन. हीटर ऑफ कर दो. एंड वी विल underline the keywords that we had underlined in our questions. You will find the exact keywords in your passage too. तो बेसिकली जो आपने पैसेज के अंदर अंडरलाइन किया, तकरीबन उससे 2-3 लाइंस ऊपर और 2-3 लाइंस नीचे जो है आंसर एक्सपेक्टेड होता है. दैट इज अ वेरी क्रूड वे ऑफ डूइंग इट. ठीक है. लेकिन हर वक्त 100% वहीं पे आंसर नहीं होगा. FPSC है, इसीलिए वो इतना इजी पैसेज आपको देगी नहीं कि आपका जहां पे आपने अंडरलाइन किया एग्जैक्टली उसके ऊपर और नीचे जो है वो आंसर होगा. तो आंसर इधर उधर स्कैटर्ड भी हो सकता है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं. द फर्स्ट वन इज 2 or more questions can have a same overlapping answer. ठीक है जी. 2 or more questions can have a same overlapping answer. पॉसिबल है. ठीक है. उसके बाद आता है answers must be in your own words. बातें वही होनी चाहिए जो पैसेज में हुई हुई हैं, लेकिन अपने ओन वर्ड्स में उन बातों को करके लिखना है. सेम लाइंस कॉपी पेस्ट नहीं करनी है. ठीक है. आगे आते हैं. स्टार्ट और एंड विद द क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके स्टार्ट हो जाएंगे आंसर्स क्वेश्चन से ही, कुछ होंगे जो एंड हो जाएंगे उस पे. जैसे कि मैं पूछती हूँ व्हाई डिड द ऑथर बाय अ कार, तो आप लिखेंगे द ऑथर बॉट अ कार, सवाल से ही शुरू किया, बिकॉज ही हैड मनी और वॉट एवर द रीजन इज गिवन इन द पैसेज.
जिस भी वजह से उसने गाड़ी खरीदी है, यू विल राइट दैट रीजन, ठीक है? या इस पे एंड करेंगे, कई दफा इससे शुरू नहीं हो पाएगा तो मैं पूरा author had a lot of money, author had this and that, flan, he had an issue walking to school every day, hence the author bought a car, ठीक है जी? तो या मैं उस पे स्टार्ट करूंगी या मैं उस पे एंड करूंगी, लेकिन माय क्वेश्चन शुड बी अ पार्ट ऑफ माय आंसर, ठीक? नो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, जैसे कि व्हाई डिड द ऑथर बाय अ कार, और आप खुशी से कह दें बिकॉज ही हैड मनी। बिकॉज से शुरू करना, ये से चंक्स में जवाब लिखना, नॉट एक्सेप्टेबल। लेंथ जवाब की क्या होनी चाहिए? 6 to 8 लाइन्स लॉन्ग। इट माइट साउंड अ लॉट, लेकिन आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो एट लीस्ट इतना लंबा होना चाहिए, ठीक है? 6 से 8 लाइनों का लंबा आंसर होना चाहिए, वेयर एवर इट कैन गो दिस लॉन्ग। सॉरी, हर जगह नहीं होगा, हर दफा 6 to 8 लाइन्स लॉन्ग नहीं हो पाएगा, कई दफा एक ही सेंटेंस होगा, एंड दैट इज ओके, ठीक है? जैसे कई दफा वो आपको कहेगा कि इसका टाइटल बना दे, गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। अब टाइटल आप 6 लाइन्स में नहीं लिख सकते, यू विल राइट अ 1 लाइन आंसर फॉर दैट। कई दफा वो आपसे सीधा कह देगा कि व्हाट वाज द ऑथर्स डेट ऑफ बर्थ, आप सीधी डेट ऑफ बर्थ एक लाइन में लिख देंगे, ठीक है जी? सो वो आपने अपनी सोच से थोड़ा-सा एनालाइज़ करना है कि दिस आंसर कैन बी ड्रैग्ड डाउन टू 6 to 8 लाइन्स, इफ यू कैन डू दैट, वेल एंड गुड, ठीक हो गया? आगे आते हैं यूज़ ऑफ आई और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, ठीक है जी? इसके अंदर प्रेसी की तरह प्रोहिबिटेड नहीं है। हाँ जी, रूल्स उसके टाइटल पे आएँगे, लेकिन वो प्रेसी वाले ही होंगे। ये जो है आपका यूज़ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है? प्रेसी में तो बिल्कुल बैन था। इसमें कई दफ़ा आपको क्वेश्चन दे देगा, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस? अब आप जवाब में अगर लिखते हैं माय ओपिनियन इज़ दिस एंड दैट एंड जो भी, माय इज़ अलाउड, ठीक है? किसी ऐसी जगह पे आपको टेंस की जहाँ तक बात आती है, मतलब योर आंसर मस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन और एंड एट सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाई डिड द ऑथर बाय अ कार, या तो मैं इससे शुरू कर दूं, द ऑथर बॉट अ कार बिकॉज, और जो भी जवाब बनता है, या मैं इस पे एंड कर दूं, ऑथर हैड मनी, ही हैड टू वॉक टू द स्कूल, ही यूज्ड टू गेट टायर्ड, सो ही बॉट अ कार, ठीक है जी? आई मस्ट आइदर एंड और स्टार्ट माई आंसर ऑन पार्ट्स और चंक्स ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर टेंस। प्रेसी में हम रिस्ट्रिक्टेड थे कि हमारा सेम टेंस होना चाहिए जो आपके पैसेज का है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसेज पास्ट टेंस में था। ऑथर आपसे फ्यूचर टेंस की कोई बात मांग लेगा। ऑथर विल टेल यू हाउ विल दिस थिंग अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल इन फ्यूचर। You will be writing an answer in the future. This will do this will do that. So here the tense is as per the requirement of the question. Past का पूछा है, past का जवाब दे दें। Present का पूछा है, present का जवाब दे दें। Future का पूछेगा, future का दे दें। Most of the questions will be in the past tense. ठीक है जी? Why did the author do this? Most of them are in past tense. Okay. आगे जाते हैं, तो आपसे वो आपका कमेंट या आपकी थॉट्स या आपका ओपिनियन मांगेगा ऑथर, चेकर जो है, पेपर सेटर जो है। उसके अंदर पहली बात तो ये कि आप अपने आई और वी यूज करना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज करना अलाउड हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, कभी भी ऑथर के ओपिनियन को ट्राई करें कि निगेट ना करें, ठीक है? अनलेस और अनटिल नीडेड, अदरवाइज। देखिए, आपको पैसेज आएगा लिटरेचर के ऊपर, पैसेज आएगा पोइट्री के ऊपर, कल्चर के ऊपर, सिविलाइजेशन के ऊपर।
इस तरह के फिलॉसफी के ऊपर, ये ऐसे रैंडम से जो है आपके देते हैं वो लोग टॉपिक्स। तो ट्राई टू सिंक योर कमेंट और योर थॉट्स अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ऑथर, क्योंकि आप जैसे ही उसको सपोर्ट करेंगे कि जी ये ठीक बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ इस ओपिनियन को कि ऐसा ही लिटरेचर अच्छी चीज है, पॉजिटिविटी लाती है बंदे में, जो भी अच्छी अच्छी पॉजिटिव उसकी बातें हैं। ये कैसे इजी हो जाएगा कि आप अपने आंसर को सपोर्ट जिन आर्ग्यूमेंट्स के साथ करेंगे वो आर्ग्यूमेंट्स उस पैसेज से ही उठा लें, क्योंकि ऑथर ने ये बातें पैसेज में की है, मैं इसकी बात को सपोर्ट करता हूँ, ये ठीक है। लेकिन सैनिटी मस्ट प्रिवेल। ये ना हो कि उसने डिसऑनेस्टी पे पैसेज लिखा और कहे जी दुनिया में डिसऑनेस्टी अच्छी बात है, होनी चाहिए। अब देखें मोरालिटी से घिरी हुई बात है, तो जो मॉरली इनकरेक्ट बात होगी प्लीज अपना थोड़ा सा अकल यूज करना है, फिर ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। आपका ओपिनियन मांगते हैं जो कि सोशली इनकरेक्ट चीज नहीं है, बट स्टिल यू थिंक कि मैं ऑथर की बात के साथ नहीं हूं सहमत, you are at liberty to negate his point as long as you are good to counter his argument। आपके पास इतने पॉइंट्स हैं कि मैं ये जवाब में लिख के काउंटर आर्ग्यूमेंट लिख लूंगा, तो वेल एंड गुड है। इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दैट देन स्टिक टू द स्टांस ऑफ द ऑथर, और सिंपली जो बातें उसने पैसेज में की हैं वही बातें लिख के कहें, क्योंकि इसने ये बातें की हैं, मैं इसकी स्टांस को इंडोर्स करता हूँ, इसको ठीक समझता हूँ, मेरा ओपिनियन यही है जो ऑथर का ओपिनियन, ठीक है जी। तो ऑथर की ओपिनियन आपका जब भी आपसे वो कमेंट और योर पर्सनल थॉट्स मांगे। आगे आते हैं जी, टाइटल का क्वेश्चन आता होता है, कई दफा वो कहते हैं कि आप गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि ये क्वेश्चन होता है एंड यू हैव टू आंसर इट, ठीक है। सो हाउ यू आर गोइंग टू आंसर इट, यू विल से द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इज कॉलन, यू गो टू द नेक्स्ट लाइन। अब अगली लाइन के दरमियान में होके बिल्कुल वही रूल्स फॉलो करते हुए, नो इन्वर्टेड कॉमास, no punctuation mark at the end, no underlining, no total full upper case capitalization नहीं करनी है, ठीक है। वन वर्ड नहीं होना चाहिए, 3 to 6 वर्ड्स की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कोई प्रोवर्ब, कोई कोटेशन आपका टाइटल नहीं होनी चाहिए। सो ऑल दोज रूल्स दैट वी हैड लर्नड इन आवर प्रेसी shall be applied here, ठीक है। द डिफरेंस इज दैट यू विल बी एडिंग वन लाइन, के क्वेश्चन से स्टार्ट करना था तो क्वेश्चन क्या था, गिव अ सूटेबल टाइटल, तो आप लिखेंगे द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इज कॉलन। यस, इसमें भी गुड क्वेश्चन, I should add it in my lecture too. Yes, all your answers, because they're 6 to 8 lines long. So basically you are writing a paragraph. 6 से 8 लाइनों का पैराग्राफ ही होता है, so you have to indent them, ठीक है। indentation in all the questions, जो कि 6 से 8 लाइंस के, राइट। टाइटल भी हो गया। अब आते हैं जी, कई दफा क्वेश्चन नीचे आ जाता है वर्ड मीनिंग्स का, ठीक है। इधर मैं लिख लेती हूँ, इंडेंट ऑल योर आंसर्स, नॉट द टाइटल। इन दिस टाइटल का क्वेश्चन आया है, आप नीचे लिखेंगे द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस passage, for the given passage, for the given passage is, this is where the colon comes, I go to the next line, और मेरा टाइटल क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस, यही हिस्सा बेटा मेरा टाइटल। दरमियान में हमने कहा था कि हम कोई ना कोई यूज कर सकते हैं पंक्चुएशन मार्क इफ वी वांट। सेंटर में विथ अ मार्कर, मार्कर नहीं है तो इसको मैं बोल्ड कर रही हूँ, बिकॉज आई यूज ऑलवेज अ ब्लू मार्कर, सो आई एम राइटिंग इट इन ब्लू। दिस इज हाउ इट शुड लुक। इसमें नहीं होगी, दिस इज जस्ट अ लाइन, दिस इज जस्ट वन लाइन, ठीक है। लेकिन पैराग्राफ्स के अंदर वी विल इंडेंट देम ऑल। 6 से 8 लाइनों वाला जो जवाब होगा उसको हम इंडेंट करेंगे, ठीक हो गया, ओके। आगे आते हैं कि हमें कई दफा एक क्वेश्चन आता होता है जो कि कहते हैं वर्ड्स एंड मीनिंग्स। अब एक सवाल आता है कि इस वर्ड्स की मीनिंग लिख दें,
उन वर्ड्स को यूजली जो है वो अंडरलाइन किया होता है, ठीक है। अब ये बड़ा इजी होता है सवाल जब वो आपको सिंपली कह देते हैं कि अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स लिख दे, फेयर इनफ, यू गो एंड राइट द मीनिंग्स। प्रॉब्लम उस वक्त आती है कि जब वो कहते हैं कि इनके मीनिंग्स को सर्च करें सिनोनिम्स फ्रॉम द सेम पैसेज। अगर उसने जब मीनिंग कहा था, आप कोई भी मीनिंग कहीं से भी अपनी मर्जी से लिख दे, अब आप रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जब वो कहता है राइट सिनोनिम्स फ्रॉम द सेम पैसेज। उस पैसेज के अंदर से ही दूसरा वर्ड ढूंढना है जो उस जैसा लगता है। इसकी एग्जांपल है ये, द पैसेज वॉज लॉन्ग, डार्क एंड डिफिकल्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू पास थ्रू इट, द हार्ड सिचुएशन हैड मेड द ऑथर कम बैक। अंडरलाइन है हार्ड, वो कहता है इस हार्ड वर्ड के लिए पैसेज ओके, पैसेज के अंदर से ही एक दूसरा वर्ड ढूंढें जो कि हार्ड का सिनोनिम होगा। व्हाट इज इट? डिफिकल्ट इट इज। Hard basically is difficult is closer to it, although impossible is also sort of hard. Lekin difficult is the exact synonym of it. Dark would be not hard. Dark is not a synonym of hard. Maybe metaphorically, maybe figurative language में dark और hard को कहीं पे इकट्ठा करते होंगे, but literally this is difficult is the synonym of hard. ये 3 लाइनें थी, इसके अंदर फिर भी टफ का है। Where is tough in the passage? आपने पैसेज में से ही लिखना है, हाँ, फिगरेटिव में नहीं ना करना, वो आपके इसमें से अंदर से ही। सो यू फाइंड द वर्ड विद इन द पैसेज, नॉट ऑलवेज शाराम बच्चे, ओनली व्हेन आस्क्ड। जब सवाल ये होगा कि सिनोनिम या मीनिंग शुड बी फ्रॉम द सेम पैसेज। अब प्रॉब्लम क्या होता है, वो 5 वर्ड्स को अंडरलाइन कर देगा, ये तो 3 लाइनें, वो तकरीबन 20-25 लाइंस का बड़ा पैसेज होता है, एक एक वर्ड के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ता है पूरा पैसेज, तो वो बहुत गंदा क्वेश्चन होता है, इट्स अ बैड क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। ठीक है जी, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम एक प्रैक्टिस के ऊपर। दीज आर ऑल द रूल्स, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखते हैं कि वी हैव अंडरस्टूड इट और नॉट। हियर इज वन क्वेश्चन ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन, जो कि मुझे ये पता नहीं चल रहा कि इसको अगले पेज पे कर लेते हैं, then I can make it big. तो I will give you good 10 minutes to read it. ठीक है, रीड करने के बाद आपने नीचे क्वेश्चंस रीड करने हैं। ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरलाइन, बट अपने पास की फ्रेजेस लिख लें। ठीक है, उनको लिखने के बाद आपने आंसर्स ढूंढने हैं ऊपर पैसेज के अंदर, पर याद रखें आंसर एक ही जगह पे नहीं होगा। ठीक है, आंसर्स आपके ऊपर नीचे आगे पीछे गलत गलत जगहों पे दिए हो सकते हैं। ठीक, तो आपने पूरे पैसेज में आंसर एक ही जगह एक्सपेक्ट नहीं करना। एक चंक फर्स्ट पैरा में होगा, एक चंक सेकंड पैरा में होगा, एक चंक थर्ड में होगा। इफ यू डोंट नो द मीनिंग तो फिर तो काम ही खराब हो गया, बस फिर वो। लेकिन जगह खाली छोड़ के नहीं आनी, आपको वो लाइन पढ़ के जो मीनिंग समझ आता है राइट इट डाउन। ठीक है, अगर मीनिंग नहीं भी आता राइट अ मीनिंग डाउन। अच्छा, फिर एक और 2 बातें ये इंपॉर्टेंट हैं। एक मिनट, ये आप लोग जो चीजें पूछते हैं वो आई नोट इट डाउन इन माय लेक्चर एज वेल, क्योंकि वो अक्सर किसी ना किसी बच्चे का वो क्वेश्चन ज़हन में होगा। अच्छा, आपके चेकर के पास देखिए की पॉइंट्स लिखे होते हैं, पॉइंट्स लिखे होते हैं, बुलेट्स। ठीक है, yes there is an indentation in every answer which is in the form of paragraph। 6 से 8 लाइनों पे जो जाएगा उसको जरूर करें। अच्छा, अब ये है कि आपका जो चेकर है वो उनके पास होते हैं की पॉइंट्स। अब आपने अपने वर्ड्स में उस की पॉइंट को जैसे मर्जी एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगेन लाइक प्रेसी वी आर गोइंग फॉर सिंपल इंग्लिश हियर टू। ठीक है, इधर भी मुश्किल अंग्रेजी नहीं लिखनी है। दूसरी बात यह है कि आप
कि जो कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन होता है ना, वो बड़ा छोटा-सा होता है। ये देखें, एक-एक लाइन का सवाल है। यू विल राइट द क्वेश्चन एज़ वेल, ठीक है? राइट द क्वेश्चन टू, मार्कर से सवाल लिखा, नीचे इंडेंट किया, राइट योर आंसर इन अ पैराग्राफ फॉर्म। अगला क्वेश्चन लिखा, नंबर भी क्वेश्चन का, राइट द आंसर टू दैट, ठीक है? राइट द क्वेश्चंस सो दैट द चेकर डजंट हैव टू पिक द क्वेश्चन पेपर एवरी टाइम ही इज रीडिंग एन आंसर कि इसका सवाल कौन सा था। ईज़ द चेकर, ठीक? आई विल गिव यू गुड 10 मिनट्स, ठीक है? इस कॉम्प्रिहेंशन एंड इट स्टिल मूव्स से ये शुरू होती है, 2010 की पास्ट की कॉम्प्रिहेंशन है। इसका मतलब ये था कि गलीलियो ने कह दिया, यस इट्स पेस्टेड हियर। गलीलियो ने ये किया कि कहा कि जी सन इज अ स्टेशनरी स्टार एंड अर्थ जो है वो मूव करती है। उसकी इंटेरोगेशन हो गई, उस टाइम पे उनके रिलीजियस व्यूज थे जो हर्ट हो गए। वो लोग सन को जो है वो करते थे, वर्शिप करते थे। उन्होंने कहा जी ये तो दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द गॉड। तो उन्होंने उसको टॉर्चर किया, उसको गलत-वलत कहा, उसको कहा कि जी इसको फांसी देंगे। ठीक है जी। उस पे उसको आखिरी टाइम पे भी कहा कि जब उसको हैंग कर रहे हैं, उसको वो जो भी है पनिशमेंट दे रहे थे फाइनल, ठीक है? उस पे कहा कि जी इफ यू आर विलिंग टू टेक योर वर्ड्स बैक, कह दो कि गलती हो गई थी, गलती से मुँह से निकल गया था, तो हम आपको भी माफ़ कर देंगे। तो वो बेचारा ऑल्टर पे जाते हुए भी कह रहा है कि एंड स्टिल इट मूव्स, कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ देयर नॉट टू अंडरस्टैंड। अर्थ मूव करती है भई, और सन स्टेशनरी है। ये पूरी कहानी है बैकग्राउंड में। अब आपको पैसेज आगे समझ आ जाएगा। ठीक है जी? तो आई एम क्लोजिंग द चैट। आई एम गिविंग यू गुड 10 मिनट्स। इट्स 6:38, प्रोबब्ली इट्स अबाउट टू गेट 6:39। मैं आपको 6:49 पे अब वापस बज करूँगी। 6:39 इट इज़। देयर यू गो।
अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता है तो यू कैन आस्क इट एंड आई विल टेल यू द मीनिंग हियर।
नहीं आया, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। एक बच्चे ने कहा है कि समझ नहीं लग रहा। ठीक है, हम अभी यहाँ पे थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन वील गो डाउन टू द questions, but this is literally the easiest of all the passages. I'll give you the 2017 one for the homework and you'll come to know what the level of difficulty is. ठीक है जी। देखें, you don't have to skim through everything. What you do is you slowly and steadily read each and every line और आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ते चले जाया करें। देखें, शुरू होता है गलीलियो की बात के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ। जी, गलीलियो के साथ ये जुल्म हुआ, ठीक है। उसको कहा कि जी वापस लो, जो तुमने बोला है इस बात को वापस करो। उन्होंने कहा जी ये आज भी दुनिया में अप्लाई हो रहा है। पहले लोग जो थे नॉलेज डिस्कवर करके, मेहनत करके इस प्लेनेट को अच्छी और हैप्पी जगह बनाने के लिए काम करते रहे, ठीक है, और हमें हैंड डाउन किया एज अ हेरिटेज। और हम क्या कर रहे हैं जी, वो जो हेरिटेज हमें हुआ मिला है, हम उसको बिट्रे कर रहे हैं। हमें हैंड डाउन किया ना। आपके दादा परदादा आपको अपनी ज़मीनें हैंड डाउन करते हैं, हेरिटेज में आपको देते हैं, आप वो सारी बेच दें। तो आपने बिट्रेयल ऑफ योर ट्रस्ट किया, ठीक है? लेकिन आप में से उस ज़मीन के ऊपर कोई काम काश्त करेगा, कोई ज़मीन ज़ाहिदारी करेगा, किसी फार्मर को आगे रेंट आउट कर देगा, उसके ऊपर अपनी और अर्निंग बढ़ा देगा, तो फिर उसने अपने ट्रस्ट को बिट्रे नहीं किया, वो उस पे काम कर रहा है। अच्छा, फिर दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि जी पुराने ज़माने के बूढ़े-बड़े मर्द, औरतें जितने थे, उन लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया। ये गलीलियो मरने पे चला गया बेचारा, ऑल्टर पे जा रहा था। उसकी मत मारी थी कि वो सन के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। क्यों कर रहा था? कि साइंस और टेक्नोलॉजी आने वाली जनरेशंस के लिए। ठीक है जी? अब क्या है कि उनका जितना काम है, उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, टाइम, कम्फर्ट, ट्रेजर सब कुछ दे दिया, ताकि फ्यूचर जनरेशन सुकून से रहे। अब हम लोगों की जो जनरेशन है, वो इन सब चीज़ों का शिकार होते हुए, हम क्या कहते हैं, हमारे कान में एक हल्की-सी आवाज़ आती है, जी बैठ के एन्जॉय करो। तो हम रादर देन वर्किंग ऑन व्हाटएवर दे हैव हैंडेड डाउन टू अस, कि हम उस पे फर्दर काम करके उसको कुछ अच्छा बना दें, ताकि दोज़ हू आर येट टू बी, मतलब हमारे बाद जो अगली जनरेशनों ने आना है, उनके लिए हम कोई काम करके जाएँ। हम मज़े से क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जो पिछले लोगों ने हमारे लिए मर खप के काम किए थे, और खत्म। तो ये है पूरा पैसेज। इसमें क्या चीज़ मुश्किल थी जो समझ नहीं आ रहा? मैंने आपसे कहा था कोई मुश्किल वर्ड आएगा, तो मुझसे पूछ ले। Everybody has understood it exactly the same way. Right. बाकी सबको समझ लगा ऐसे ही? ओके। वो जिस बच्चे को समझ नहीं आया था, बेटा अब समझ आ गया? ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। What made Galileo recant the truth he knew? Recant कहते हैं to give up. जो एक चीज़ पता होती है उसको ना मानना, ठीक है? तो उसको कहा था कि जो रिकैंट करो अपना ट्रूथ, वापस लो अपनी बात, ठीक है? What was making him recant the truth? कौन फोर्स कर रहा था उसे? Write the answer here. The tortures faced by the judiciary. Faced by नहीं, tortures faced by the judiciary का मतलब है जो जुडिशरी बेचारी जो टॉर्चर्स फेस कर रही थी, ठीक है? The tortures given by the judiciary made Galileo to recant or renounce the truth that he knew. Interrogation of the torture of the Inquisition. ठीक है, बेसिकली टॉर्चर्स ऑफ द इंक्विजिशन। जैसे आप प्रेसी के अंदर एक फ्रेज उठाना अलाउड थे, इसी तरह फ्रेजेस आप कॉम्प्रिहेंशन में भी अलाउड है। तो इसको अगर आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, इंटेरोगेशन और टॉर्चर ऑफ द इंक्वायरिंग बॉडी या ऑफ द नहीं, आपको कैसे पता? ये वर्शिप सन वाली बात मैंने बोली है, कहीं पैराग्राफ में नहीं लिखी है, खुद से नहीं लिखनी। अनलेस और अनटिल आपका ओपिनियन मांगा जाए, वहां आप खुद से बातें डाल सकते हैं, ठीक है? टॉर्चर्स ऑफ द कैथोलिक चर्च, टॉर्चर्स ऑफ द इंक्विजिशन, टॉर्चर्स ऑफ द इंक्विजिशन। रोमन कैथोलिक चर्च को भी इंक्विजिशन कहते हैं पुरानी इंग्लिश में, ठीक है? और इंक्वायरिंग बॉडी को भी इंक्विजिशन कहते हैं। सो दिस इज द आंसर। अब ये आंसर एक ही लाइन पे है, इसको चाह के भी मैं लंबा नहीं कर सकती, 6 से 8 लाइनों पे ये नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 1 से 2 लाइनों पे ही होगा, एंड दैट इज ओके, ठीक है? सवाल ही छोटा था। नेक्स्ट वन, देयर इज अ कैच इन दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द हेरिटेज बीइंग alluded to? allude to का मतलब होता है कि किसी चीज की तरफ इनडायरेक्टली इशारा करना, ठीक है ना?
तो हेरिटेज किस चीज की तरफ इशारा कर रही है इन द, हाँ, रेफरिंग टू इन द फर्स्ट पैराग्राफ? नो। और ये इतना चंक में आंसर, यस, फरजीन इज राइट। लेकिन नॉलेज एंड डिस्कवरी तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ यही आएगा, दैट्स इट। इस क्वेश्चन को मैं आपको 6 to 8 लाइंस पे ले जा सकती हूँ। आई कैन लेंथन दिस आंसर। हाउ? इसके अंदर 2-3 बातें आ सकती हैं। हेरिटेज क्या है? सेटलिंग आवर ओल्ड वेज, डिस्कवर्ड नॉलेज। मुझे ये बताएं, पहले ये बता दें कि इस सवाल का मतलब क्या था? इस सवाल का एग्जैक्टली मतलब क्या है? ठीक है। हेरिटेज फर्स्ट पैराग्राफ में किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एंड ऑल ऑफ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू द फर्स्ट पैराग्राफ। ऑफ कोर्स, क्योंकि सवाल में ही फर्स्ट पैराग्राफ आया है। इन द फर्स्ट पैराग्राफ, है ना? यू आर मिसिंग द फर्स्ट पैराग्राफ वाली बात। सेकंड में भी है, यही तो बात है, लेकिन उन्होंने जो कह दिया कि फर्स्ट पैराग्राफ, फिर बच्चे इस क्वेश्चन को लेते हैं कि हेरिटेज का किस तरफ इशारा किया जा रहा है पहले पैराग्राफ के अंदर। ऑल्दो बेसिकली दिस क्वेश्चन मीन्स कि हेरिटेज का जो वर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में यूज हुआ है, हियर इट इज, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अब वो इशारा इस पैराग्राफ में भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, थोड़ा बहुत इसमें भी कर रहा है। ठीक है जी। तो बेसिकली आपके इसके आंसर में 2-3 बातें आती हैं। नॉलेज एंड डिस्कवरीज जो कि पुराने ओल्ड पीपल ने की थी, ओल्ड जनरेशंस ने की थी, फॉर मेकिंग लाइव्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वर्थ लिविंग, गुड, पॉजिटिव। और फ्यूचर जनरेशन जिनको वो हैंड डाउन हो रही है हेरिटेज, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दे वर्क ऑन इट फर्दर फॉर देयर फ्यूचर जनरेशंस टू कम। ठीक है जी, ये इस हेरिटेज की बात हो रही है। वो सारा नॉलेज और डिस्कवरीज जो पुराने लोगों ने काम की थी। ठीक है। तो मैं इस पूरी बात को जब इलेबोरेटिव फॉर्म में लिखूंगी, आई कैन ड्रैग इट डाउन टू 6 लाइन्स। 6, 7, 8 आराम से बन जाएंगे। मेरे एक लाइन में 8 वर्ड्स आते हैं, तो प्लीज काउंट योर नंबर ऑफ लाइन्स एज पर योर हैंड राइटिंग। ठीक है। मेरे 6 to 8 लाइन्स में 8 वर्ड्स होते थे एक लाइन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आ गया? ये वो हेरिटेज है जो बड़े पुराने मेन और वुमेन ने जिस पे काम किया था पास्ट में, एट कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट दे हैड, फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू मेक देयर लाइव्स कंफर्टेबल। और फ्यूचर जनरेशन को भी चाहिए था कि वो आगे उस पे काम करे। ये वाला पॉइंट आप ऐड कर भी दें या ना कर दें, इट डजंट मैटर। देखें, आपके चेकर के पास होती है बुलेट्स लिखे हुए पॉइंट्स। ठीक है। ट्राई टू क्लिक ऑन एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन। उस क्वेश्चन के अंदर जितनी बातें फिट आती हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, वो डालें। ज्यादा लिखना विल नेवर बी अ प्रॉब्लम, अंडर राइटिंग विल बिकम एन इशू। जब आप कम लिखेंगे, कोई पॉइंट मिस करेंगे, तो चेकर के पास 3 बुलेट्स थी, आपने 2 लिखे, तो 1 बुलेट के नंबर कटेंगे। लेकिन चेकर के पास 3 बुलेट्स थी, आपने 4 लिख रही हैं, 3 के नंबर तो मिल गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज बिट्रेयल ऑफ आवर ट्रस्ट इंप्लाई? बिट्रेयल ऑफ आवर ट्रस्ट किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? बिट्रेयल ऑफ आवर ट्रस्ट किस चीज को इम्प्लाई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? बता रहा है या इशारतन क्या कह रहा है? बिट्रेयल ऑफ आवर ट्रस्ट, धोखा देना। डिस्कवरीज करना धोखा देना होगा। यस। एंड हाउ आर वी नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हेरिटेज? फरजीन, इसको और इलेबोरेट करें ना। हाउ एग्जैक्टली आर वी नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हेरिटेज? यस, नॉट फुट, हाउ आर वी नॉट फॉलोइंग द फुटस्टेप्स?
बाय लिविंग इन पीस एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। एग्जैक्टली। अब इसके अंदर दो चार चीजें आती हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है कि बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। पहले ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट इज समथिंग दैट वाज हैंडेड डाउन टू अस, व्हिच इज द हेरिटेज व्हिच वाज हैंडेड डाउन टू अस बाय द ओल्डर जनरेशंस, बाय द ओल्डर मेन एंड वुमेन, जिन्होंने वो सब कुछ पाया था by giving up their time, treasure, everything, their life actually, whole of it. ठीक है? Third point, the present generation, we are sitting and enjoying it all. This is betrayal of the trust. दो generations का betrayal कर रहे हैं। पिछलों ने इतनी मेहनत करके हमें hand down किया, हमने उसके ऊपर further कोई काम ना किया, बैठ के enjoy कर रहे हैं। फ्यूचर जनरेशन, those who are yet to be, उनके साथ betrayal हम ये कर रहे हैं कि हमें तो पिछले लोग एक बेटर वर्ल्ड हैंड ओवर कर गए थे, लेकिन हम अगले वालों को क्या हैंड ओवर करके जाने वाले? नथिंग। यस। अब ये जो मैंने पूरी कहानी 3-4 पॉइंट्स अपने वर्ड्स में बताए हैं, यू कैन राइट 6 to 8 लाइन्स ऑन इट। ठीक? नेक्स्ट इज how do we question why do we need to question the old truths and work for the new ones? क्यों जरूरत है? अब इस चीज का आंसर आपके इसमें नहीं दिया हुआ। नाउ दिस इज एन मोर लाइक एन ओपिनियटेड क्वेश्चन कि जी आप बताएं हमें क्यों पुराने सच्चों को जो है वो खरीदना चाहिए, ओल्ड ट्रूथ्स को न्यू वंस के लिए रिसर्च करनी चाहिए। व्हाई? लाइक आवर साइंटिस्ट डिड। ठीक है, फेयर इनफ। Because the constant thing is change, exactly. To continue the heritage, exactly. आपके जो ओल्ड ट्रूथ्स हैं, ठीक है जी, दे चेंज। पहले तो ओल्ड ट्रूथ्स को कंफर्म करें कि वो ठीक भी थे या नहीं, कि वो जो बातें कर गए, आज टेस्ट तो करें कि सन वाकई स्टेशनरी है, सन मूव करता है। तो कंफर्म द ओल्ड थिंग्स कि वो सच थी या झूठ थी। नंबर 2, आप उसके ऊपर वर्क करें, ओल्ड वालों के ऊपर, और उससे न्यू चीजें डिस्कवर करें। ठीक है, गेट न्यू थिंग्स आउट ऑफ इट। एंड द थर्ड थिंग इज कि आपने ओल्ड ट्रूथ और न्यू को इसलिए करना होता है क्योंकि आपकी चीजें चेंज होती रहती हैं, टाइम एंड अगेन चेंज आता रहता है। सो कंफर्म करें कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज गलत है, चेंजेस को अडॉप्ट करें, अडेप्ट करें, समझें और उसके ऊपर वर्किंग करें। ठीक है, ईमान बचे, ये वर्शिप ऑफ सन एंड मून वाली बात फिर भी जरा मैंने खुद से बताई थी, तो इसको आंसर्स में हम जरा नहीं डालते होते। इस पैसेज के मुताबिक तो ये उल्टी बात है। पैसेज में वो कह रहे हैं पिछलों का नॉलेज ज्यादा था, पिछलों ने काम ज्यादा किया है नॉलेज पे, डिस्कवरीज पे, हम तो बैठ गए हैं। ठीक है, यस, ओल्ड मेथोडोलॉजीज है, उनको न्यू करने की जरूरत है। यू कैन, यू कैन once in a while, yes, that's fine, you can, we can't make an argument, you can make an argument in this। ठीक है, अब आप लेकिन ये नहीं कह सकते कि वी शुड नॉट क्वेश्चन द ओल्ड ट्रूथ्स एंड वी शुड नॉट वर्क फॉर द न्यू ओन्स। देखो वो बिल्कुल निगेट इस बात को करना इज नॉट ओके। हाँ जी, टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए, चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, नए पुरानी चीज़ों से उसको अपडेट करने के लिए, नई चीज़ें बनाने के लिए, और प्लस कंफर्म करने के लिए कि जो पुराने लोगों ने जो काम किए थे, दे वर ऑल करेक्ट और नॉट। ठीक है जी। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग्स। लास्ट क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस एज हाइलाइटेड और अंडरलाइंड इन द पैसेज। उसने एक्सप्लेन कह दिया। जब वो सिनोनिम कहता है इसका मतलब है कि वन वर्ड होना चाहिए। सिनोनिम इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वेयर एज योर एक्सप्लेन द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस मीन्स बस अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। इट कैन बी अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, 3-4 वर्ड्स की, 5 वर्ड्स की, पूरी लाइन की, 2 लाइनों की भी हो सकती। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज इंक्विजिशन। व्हाट इज इंक्विजिशन? कैथोलिक इंस्टीट्यूशन, कैथोलिक रोमन चर्चेज में भी, और एक आपकी इंटेरोगेटरी बॉडी जो बनती है ना, जो इंक्वायरीज करती है, हाँ, उन्हें भी इंक्विजिशन कहा जाता है। ठीक है जी।
It can be both. Next one is the planet, the investigating body. Yes. What is the planet? किस planet की बात हो रही है? मार्स की या प्लूटो की? It's the planet Earth. Sun is not a planet. Sun is a star. जिस planet की बात कर रहा है और उस पे कह रहे हैं all that has been done to make life on the planet happier. भाई sun पे कौन happy है? हैं? The planet is Earth. ठीक है जी. आगे आते हैं falter. What does falter mean? हाँ जी, unsteady, stumbling. हाँ, ठीक है, इधर जरा लड़खड़ाता हुआ. अच्छा, next word is cynicism. हाँ जी, what is cynicism? Selfish, अपना सोचने वाला. नहीं, cynicism तो वो नहीं होते. हाँ, selfish लोगों को self interest जिनका होता है हर वक्त अपने बारे में अपना 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 करते रहना, ये होते हैं. ठीक है जी. और क्या है? Those who are yet to be. Future generations. Yes. तो ये हैं आपके वर्ड मीनिंग्स. और इसके अंदर एक क्वेश्चन नहीं है, वो मैं बिला वजह ऐड कर दूंगी. प्लीज गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज. द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज प्लीज. उन्होंने क्वेश्चन में सिनोनिम नहीं कहा. उन्होंने कहा एक्सप्लेन द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस. जस्ट एक्सप्लेन. हाँ, अगर वो कहता है कि वन, अगर आप वो प्रॉपरली कहता कि आप सिनोनिम्स लिखें, फिर आपने वन वर्ड ही लिखना था. Not exactly. That's fine. It doesn't have to be in context with the paragraph. उसने कहा है words का meaning लिखते हैं. If a word has 2 or 3 meanings, you write whichever meaning you like. Continuing the heritage. Okay, बेहतरीन. Carrying the heritage. The legacy continues. बेहतरीन. Importance of heritage. आखिर में full stop. मेमूना. No. Advancement of the heritage होगा. Advancement, the heritage is, इसके बीच में कुछ missing है. Discoveries based on past research. Best. Search for new truths. बेहतरीन. मैंने बनाया है the need for research और दूसरा मैंने बनाया था lessons for generations. हाँ, students always make better titles than myself. So your titles are way better than the titles that I have made. ठीक है जी. तो जी ये है आपके comprehension करने का तरीका. We will write all the questions as well as the answers. We will indent our answers and that is how we go about it. गलीलियो, पूरा पैसेज गलीलियो के ऊपर तो नहीं था. गलीलियो ने कौन सा लेसन दिया है इसके अंदर? गलीलियो ने तो दिया ही नहीं. पहली लाइन में गलीलियो आके गायब हो गया था. हाँ, ये नहीं करेंगे हम. ये नहीं करना. ऊपर लाइन लिखेंगे द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इज कॉलन. वी कम टू द नेक्स्ट लाइन एंड सिंपली राइट इट. रिफाइन. ठीक है जी. लेकिन नॉट दिस. लॉयल्टी विद द हेरिटेज. वेरी गुड. Attitudes is one word. One word is wrong. 3 to 6 words का बेसिक बेयर मिनिमम होना चाहिए. ठीक है जी. अब मुझे बताएं कॉम्प्रीहेंशन में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन रह गई हो. एक और इंपॉर्टेंट बात. यस, कॉम्प्रीहेंशन आपकी हम प्रेसी आखिर में अटेम्प्ट करते थे. सेकंड लास्ट थिंग टू बी अटेम्प्टेड वुड बी योर कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है ना? ये याद है स्टार्ट में भी बताया था, लेकिन इधर भी बता रही हूँ. ये सेकंड लास्ट में अटेम्प्ट करनी है और लास्ट पे ऑफ कोर्स प्रेसी करनी है और उसके पहले सारा पूरा पेपर करना है. ठीक. If there is any question, I am here to answer. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो I'll consider that you have understood the comprehension very very well. Rules are कि एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर नहीं ढूंढना. 2-3 सवालों में एक ही बात रिपीट हो सकती है. Let it happen. बचपन में हम हर सवाल का अलग-अलग आंसर लिखते थे. This is not the case in FPSC's comprehension. Overlapping answers is a good thing. It happens.
उसके बाद ये है कि आपने इंडेंटेशन करनी है हर सवाल की, ठीक है? मैंने कहा प्रेसी की तरह आप पूरा फ्रेज़ भी कॉपी कर सकते हैं, वर्ड क्या? यू कैन कॉपी 2 टू 3 फ्रेजेज़, पर ये क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में एक ही फ्रेज़ कॉपी कर लें, नॉट मोर देन 1 फ्रेज़, ठीक है? यू आर अलाउड टू कॉपी फ्रेजेज़, बट नॉट अ फुल लाइन। उसके बाद है जी, आपने सेम लाइन्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना, बट फ्रेज़ कैन बी कॉपीड, ये लिख देती हूँ। जैसे मैंने और रिकैंट द ट्रूथ बिकॉज़ टॉर्चर्स ऑफ द इंक्विजिशन, ये पूरा फ्रेज़ उठा दिया था। इट इज़ फाइन, ठीक है? इट कैन बी कॉपीड। उसके बाद है स्टार्ट या एंड जो है वो अपने क्वेश्चन पे ही करना है। व्हाई डिड द ऑथर बाय अ कार? द ऑथर बॉट अ कार बिकॉज़ ही हैड मनी। सवाल से ही शुरू करें। 6 से 8 लाइनों का लंबा लंबा आंसर होना चाहिए। ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड प्रोनाउन, सेकंड यूजुअली यूज नहीं होता, ठीक है? यू शायद ही कभी आए, मे बी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जहां पे आपका ओपिनियन मांगा जाएगा, वो आपने करना है। आप आई और मी और माय, जब आपका ओपिनियन होगा, आर इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलाइक प्रेसी, ठीक है? इसमें आखिरी क्वेश्चन में हमने आर का यूज किया था एंड इट इज ओके। नेक्स्ट इज टेंस जो होगा, आपके जिस क्वेश्चन के अंदर टेंस जो पूछा गया, आपसे फ्यूचर का ओपिनियन मांग रहा है, आप फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। पास्ट की कोई बात पूछता है, पास्ट में लिखेंगे। प्रेजेंट का पूछता है, प्रेजेंट में लिखेंगे। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस पास्ट टेंस में होंगे, ठीक है? व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाई डिड दैट हैपन। आपकी कमेंट और पर्सनल थॉट पूछेगा कि इसके ऊपर पर्सनल कमेंट्स दें, तो यू कैन चूज टू निगेट द ऑथर, बट इट इज ऑलवेज इजियर टू गो विद द फ्लो। ऑथर के स्टांस को एंडोर्स कर दें और जो पॉइंट्स ऑथर ने पैसेज में दिए हैं उन्हीं के ऊपर बिल्ड करते हुए कहें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑथर ठीक कह रहा है, क्योंकि ये बातें बिल्कुल ठीक है। टाइटल का सवाल भी आ सकता है और हम इस तरह लिखेंगे, द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज इज कॉलन एंड देन सेंटर में टाइटल, और टाइटल्स के वही रूल्स होंगे जो प्रेसी के टाइटल के रूल्स थे, और इंडेंट करना है जवाबों को। नो, व्हाई वुड यू डू दैट? यू डोंट नो हाउ लॉन्ग योर आंसर वुड गो। कोई एक लाइन का हुआ तो फिर आपने सवाल लिखना है, जवाब लिखना है, फिर सवाल लिखना है, फिर जवाब लिखना है, फिर सवाल, फिर जवाब। ऐसे नहीं करना। सारे सवाल पहले लिख के इकट्ठे जवाब नहीं करने। प्लीज डोंट डू दैट, राइट? तो जी दैट इज ऑल फॉर द कॉम्प्रीहेंशन। अभी वी आर गोइंग टू टेक अ लिटिल ब्रेक, मे बी फॉर हाफ एन आवर, देन वी कैन कम बैक एंड वी विल डिस्कस आवर essay, ठीक है? My essay of course, which is very 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 different from all the essay teachers। probably किसी दिन में मुझे ऐसे की टीचर्स ने पकड़ के ना खराब करना है लिटरली, कि बच्चों को कैसे क्या बता रही होती है। बट that is the essay format which I was taught. I used that in 2 of my essays, 2017, 2019, qualified both. हाँ, told my sister to do that, she qualified in 2019, told my husband to do that, he qualified in 2019. So I have a number of people who have done it that way. And who taught me was Raza Tanveer. Uh, Twice he could not qualify because of the essays. Then he looked for the people who had been checking the papers. फिर उनसे जाके पूछा है कि आप लोग ढूंढते क्या है, मांगते क्या है। The checkers told him उनको क्या चाहिए। Then he wrote a format, एक skeleton बनाया, and all his essays followed that format. ठीक है, वो फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नॉट ओनली क्वालिफाइड इज थर्ड अटेम्प्ट, ही गॉट एलोकेटेड इनटू पीएसपी, ही गॉट 9th पोजीशन इन पाकिस्तान। तो सर रजा के लिए वो फॉल्टर नहीं किया, मेरे लिए नहीं किया, 2 बार बहन के लिए नहीं किया, हस्बैंड के लिए नहीं किया। तो आई नो अ नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिटन एसेज यूजिंग दैट फॉर्मेट एंड सक्सेसफुल थे। इसीलिए वो फॉर्मेट मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आई नो दिस पेन दैट यू माइट बी गोइंग थ्रू राइट नाउ। आई हैव बीन थ्रू दैट। ऐसे हवा में होते हैं और कुछ पता नहीं होता। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह if question has author name, then will we mention the author names? Yes. अगर उसके नाम के साथ वो कहता है जी बेनी was a good girl, बेनी was doing, अब वो आपसे कहता है why was Benny not playing inside? आप कहेंगे Benny was not playing inside because this and that। जो नाउन आता है, जो नाम आता है, you can write it। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी एंटर कर देती हूँ।
nouns and names are allowed in comprehension. इसमें मना नहीं है, प्रेसी की तरह, अनलाइक प्रेसी में नहीं लिखने होते, याद है? तो ये हो गया। थैंक यू फॉर आस्किंग। जी सदाम बच्चे, इंशाल्लाह। ऊपर आपने कुछ पूछा है? आप बस मैम ही कह रहे हैं, सवाल भी लिखे ना। ये है, कितनी प्रैक्टिस करें, आई मीन कितने पैसेजेस से के इम्प्रूव हो जाएंगे? एटलीस्ट 5 तो करने, एटलीस्ट 5 और एट मोस्ट 10। आपके जो है ना पिछले 10 साल, मतलब 2010 से ऑनवर्ड्स 2020 तक एटलीस्ट आपने प्रैक्टिस की हो अच्छी ग्रिप के लिए, ठीक है? पर डे वो 1 घंटे वाला अलार्म वाला काम आप करते जाएं, बाकी एक कॉम्प्रिहेंशन और एक प्रेसी वीक में 1 दफा कर लें। एक ऐसे, एक कॉम्प्रिहेंशन, एक प्रेसी हफ्ते में 1 बार वुड सफाइस, दैट इज इनफ। ठीक है, एक संडे का दिन रख लें, कोई वेडनेसडे रख लें, थर्सडे रख लें, सैटरडे रख लें। तो जी लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी कैन कम बैक इन हाफ एन आवर एंड देन वील डू आवर ऐसे अल्लाह के वाले। ओके जी, ठीक है।